हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं है और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो सुबह सुबह का समय कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है। अरे उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और याद कीजिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। होके मायूस नहीं हूं, शाम की तरह ढलते रहिए। अरे जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। प्यारे दोस्तों, चलते रहना है, मंजिल तक पहुंचेंगे और आपकी मंजिल को औकात दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कंसेप्ट लॉजिक रैशनल 360 की आन बान शान है। स्क्रीन के ऊपर आंकड़ा बेहतर से बेहतरीन वाला होना चाहिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे रहे। और आपको पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही पीक लेवल है और पीक लेवल पे पहुंचा दिया तो कंसेप्ट खतरनाक वाले खुलेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर, शुरुआत करते हैं आज के दिन के ताबड़तोड़ सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखना, चारों ऑप्शन को देखना है, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब देना है। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को उभारने वाला एकमात्र चीज रहेगी, वो रहेगा आपका पॉजिटिव पार्टिसिपेशन। तो टुकर टुकर ना देखें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। What therapeutic nursing intervention is most beneficially for a client diagnosed with the PTSD? अरे भैया जी, एक PTSD के मरीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या साबित होगा? What थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब, या थेरेप्यूटिक का नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ लिया, चलेगा कोई बात नहीं। थेरेप्यूटिक का मतलब पर्पज फॉर ट्रीटमेंट। अरे भैया जी, इलाज के उद्देश्य से लिया गया कदम या उठाया गया कदम क्या कहलाता है? थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन। चलेगा। मोस्ट बेनिफिशियरी फॉर क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द पीटीएसडी। प्यारे दोस्तों, पीटीएसडी को समझना है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जिसे जाना जाता है। यानी इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिएगा आप लोग कभी बचपन में कहीं कश्मीर गए होंगे, अले मनाली गए होंगे, धर्मशाला गए होंगे, धर्मशाला हिमाचल वाला, वो वाली धर्मशाला नहीं, या प्यारे दोस्तों कहीं पे भी कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, कुल्लू गए होंगे, जम्मू गए होंगे, लद्दाख गए होंगे, जहां पर भी घूमने गए, भगवान ना करे वहां पर कोई ऐसा ट्रॉमा आपने देख लिया, जैसे कि मान लीजिएगा कोई ऊंची वादियों से, या आपने किसी को बर्फ में धंसते हुए देख लिया और फिर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, या आपने किसी पहाड़ी से किसी इंसान की गाड़ी को गिरते हुए देखा और फिर पता ही नहीं चला कि उस गाड़ी का क्या हुआ, या आप उत्तराखंड घूमने गए थे और उत्तराखंड के अंदर आपने हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट देखा और आपको पता चला कि 4-5 लोग मर गए और पता ही नहीं चला कि कौन मरे क्या मरे। तो वो इंसिडेंस आपके दिमाग में बैठ गया, वो इंसिडेंस दिमाग में बैठ गया, इतना झकझोर के रख दिया था कि उस इंसिडेंस को लेकर के रात को इंसिडेंस, दिन में सुबह चलते फिरते, अरे जागते उठते नाचते गाते हर समय आपके दिमाग में वही वो मूवमेंट, वो फ्लैशबैक खिला आ रहा है। कुछ समय के बाद ऐसे मूवमेंट अपने दिमाग से गायब हो जाते हैं, समय के आधार पे गायब हो गए। अब बचपन की देखी हुई चीज आजकल 55 में रात को सपने में आती है और आपको लगता है कि किसी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको लगा है कि किन्हीं लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ आदमी झुलस गए हैं, अब ये नहीं पता चल रहा है कहां झुलस गए, क्यों झुलस गए, क्या हुआ था, अटरम सटरम कुछ भी। तो ये प्यारे दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं? न्यूरोसिस का टाइप है। अरे ये किसका टाइप देखा जाता है? न्यूरोसिस का, यानी व्यक्ति इसमें अपने मानसिक रूप से पाई गई बीमारी को एक्सेप्ट करता है और ये मानता है कि भैया जी मेरे अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा बीमारी क्या है। तो वो व्यक्ति ऐसे में खुद ही चल करके अस्पताल जाता है और जाकर के डॉक्टर साहब को बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसी अजीबोगरीब मामला चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या कब तक देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उसमें थेरेपी काम में लेता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या करता है अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चीजों को निकालने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं आपको 3 शब्द बताता हूं। एक नाम होता है एवर्जन। अरे प्यारे दोस्तों एक नाम सुना होगा आपने, एवर्जन थेरेपी होता है या नहीं होता है? एक होती है असर्टिवनेस थेरेपी। ध्यान रखिएगा, एक होती है एवर्जन थेरेपी, एक होती है असर्टिवनेस थेरेपी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एवर्जन थेरेपी का मतलब प्लीजरेबल मूवमेंट को अनप्लीजरेबल मूवमेंट में कन्वर्ट करना, अनप्लीजेंट स्टिमुलेशन से, यानी खुशी के पल को दुख के पल में कन्वर्ट करना। कोई दुखदायी स्टिमुलाई दे करके उसे क्या बोला जाता है? एवर्जन बोला जाता है। अरे उसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? तो एवर्जन के नाम से जाना जाता है। एवर्जन का मतलब क्या कंडीशन देखने को मिली कि किसी के खुशी के पल को दुख के पल में कन्वर्ट कर दिया, दुखदायी पल दे करके या दुखदायी
द स्टिमुलेशन दे करके। इसको आपने जैसे लिख दिया प्लीजरेबल मूवमेंट को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, अनप्लीजरेबल मूवमेंट में। किसकी मदद से, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई से। प्लीजरेबल मूवमेंट को अनप्लीजरेबल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अनप्लीजेंट स्टिमुलाई के वो क्या कहलाती है, एवर्जन। असर्टिवनेस थेरेपी का मतलब होता है, असर्टिवनेस का मतलब साथ साथ, यानी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड से चीजों को कॉन्शियस माइंड में ला करके क्लीन आउट किया जाता है। और एक आपको पता होगा, नाम सुना होगा, नुक्कड़ नाटक। अरे क्या देखने को मिलता है, नुक्कड़ नाटक आपने सुना होगा सबने। नुक्कड़ नाटक का मतलब एल्कोहलिक जैसे वह लोगों के सामने प्रदर्शन करके उनके सामने पूरी की पूरी व्याधियों को बताया जाता है कि आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है और आपको ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो असर्टिवनेस का मतलब अनकॉन्शियस से चीजों को कॉन्शियस में लाके दिमाग से क्लीन आउट कर देना। और यहां आपका मरीज है कि कौन सा, पीटीएसडी का। उसके लिए बढ़िया क्या होगा, पहला बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रिंग एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, वो दवाई दे दो जो एंजाइटी को रोके। दूसरा बोल दिया मॉनिटरिंग द क्लाइंट फिजिकल सिम्टम, मरीज के अंदर वास्तविकता में पाए गए लक्षण देखो। इन्वेस्टिगेशन द क्लाइंट करंट फैमिली इंटरेक्शन, अभी घर वालों के साथ में इंटरेक्शन। नेक्स्ट एनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग, तो असर्टिवनेस थेरेपी में यही कर रहे थे, मरीज के मन को वेंटिलेट करना, मरीज को फ्रीडम देना, मरीज के दिमाग में पाई गई बातों को बाहर खींच के निकालना, मरीज के दिमाग में जो जो सोच चल रही है उसको बाहर निकाल के क्लीन आउट करना। तो पहला गलत, ये गलत, ये गलत। अब पीटीएसडी के मरीज में क्या करवाया जाता है, जैसे कि मान लीजिएगा कोई बचपन का इंसिडेंस था, कौन सा था, कोई भी बचपन का इंसिडेंस था और वो 55 में परेशान कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अरे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तुम हो राफेल, और राफेल का कमेंट बॉक्स चलना चाहिए राफेल की तरह। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ताकि पूरी दुनिया की सोच डाइवर्ट होनी चाहिए और आकर के पता करना चाहिए कि 360 है तो मुमकिन है, और 360 डिग्री क्या बवाल है। अरे तो उन्हें बोल दीजिएगा कि ये न रुकने वाली सीरीज है। हर परिस्थिति में बोला था कि क्लास आएगी तो क्लास तो आएगी। बचपन से 55 में कोई मूवमेंट था तो आप डॉक्टर मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति 2 फरवरी 2015 को अस्पताल गया। ध्यान रखिएगा, आप डॉक्टर इसे धीरे धीरे फ्लैशबैक से 2015 से 2011, अरे 2015 से 2014, 2013, अरे भैया जी 13, 12, 11, 10 ऐसे कर करके पीछे लेता जाएगा। धीरे धीरे जर्नी में तो एक समय ऐसा आएगा कि हाँ वो बोलेगा कि हाँ साहब इस टाइम ऐसी घटनाएं घटी थी। डॉक्टर बोला और बताओ उसके बारे में, ये वो करके पूरी बता दी कि मैं बचपन में कुल्लू मनाली गया था और वहां देखा था, बर्फ के अंदर धंसता हुआ देखा था, पहाड़ी से गिरता हुआ देखा था, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर को जलता हुआ देखा था। बस वही बात को निकाल दिया तो उससे क्या हो गई, पीड़ाएं ठीक होने लगी। तो बेस्ट आंसर जाएगा कि एक्सप्रेस द पेशेंट फीलिंग, या इसे बोल सकते हो भैया जी वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग, या आप इसे क्या बोल सकते हो, वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग के नाम से। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर क्या चला गया, डी। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आने वाला है। लाइक शेयर पे पूरा फोकस करें। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए स्वॉलन स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम, एक मरीज है। अरे प्यारे दोस्तों एक मरीज देखने को मिल रहा है जिसका मतलब स्वालन का मतलब स्वेलोइंग या सूज चुका है, स्पंजी का मतलब फूला फूला देखने को मिल रहा है, एंड ब्लीडिंग गम का मतलब मसूड़ों से खून निकल रहा है। एक व्यक्ति है जिसके मसूड़ों से खून निकल रहा है, स्वालन स्पंजी वाला मामला देखने को मिल रहा है, एंड मोस्टली डेफिशिएंट, किस चीज की कमी है, ए, B1 की, सी या डी की। नाम देखो, ए का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, रेटिनॉल। ए का नाम क्या देखने को मिलता है, रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से पाई गई बीमारी का नाम क्या होता है, बेरी। अरे सॉरी, रेटिनॉल की कमी से पाई गई बीमारी का क्या नाम देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अरे क्या देखने को मिलती है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जब आपका प्यारे दोस्तों इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है जीरोप्थेल्मिया।
जीरोप्थेल्मिया जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इस मरीज में क्या देखने को मिलता है, जीरोप्थेल्मिया का मतलब मरीज की आंख रूखी सूखी हो जाएगी। नेक्स्ट इस मरीज में क्या बन जाता है, बाइटोट स्पॉट बन जाता है। अरे नेक्स्ट इस मरीज में क्या बन जाता है, बाइटोट स्पॉट बन जाता है या जीरोप्थेल्मिया वाली चीज देखने को मिलती है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, तो पहला कोई रोल नहीं, ठीक है साहब। दूसरा लिखा विटामिन B1, इसका नाम होता है थायामीन। विटामिन B1 है जिसका नाम होता है थायामीन, और थायामीन की कमी से पाई गई बीमारी को अपन क्या नाम देते हैं, बेरी बेरी। अरे इसकी कमी से पाई गई बीमारी का नाम क्या देते हैं, बेरी बेरी, जो दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई बेरी बेरी और एक होती है वेट बेरी बेरी। ड्राई होती है प्यारे दोस्तों रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, और इधर प्यारे दोस्तों जो वेट बेरी बेरी होती है ये होती है आपकी रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेटेड देखने को मिलती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो ड्राई का मतलब रूखी सूखी और वेट का मतलब भैया जी गीली गीली, और ये किसका नाम देखने को मिलता है, बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाता है, बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। तो यहां दूसरे ऑप्शन में भी कहीं ब्लीडिंग या स्पॉन्जी गम नहीं आया, नहीं आया। नेक्स्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, विटामिन डी, इसका नाम होता है प्यारे दोस्तों कैल्सीफेरॉल। अरे क्या नाम देखने को मिलता है, कैल्सीफेरॉल या कैल्सीट्रायोल के नाम से, जिसमें एडल्ट में अगर इस बीमारी का नाम देखोगे तो आप बोल दोगे ओस्टियोमाइलेशिया। अरे क्या देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों, ओस्टियोमाइलेशिया देखने को मिलेगा। और भैया जी वहीं पे अगर आप बात करोगे चिल्ड्रंस के बारे में, वहीं पे आप बात करोगे चिल्ड्रंस में, बच्चों में क्या मामला देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है सर, बच्चों के लिए इसका जवाब चला जाएगा रिकेट्स। अरे बच्चों के लिए इसका क्या जवाब देखने को मिलता है, रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। रिकेट्स का मतलब जिसका नाम होता है जीनू वेरम और जीनू वल्गम। ध्यान रखिएगा बच्चों में क्या देखने को मिलता है, तो लिख लीजिएगा जीनू वेरम। अरे जीनू वेरम बोल सकते हो और जीनू वल्गम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जीनू वल्गम, वल्गम। तो गम का मतलब जिसके घुटने चिपके हुए रहेंगे वो जीनू वल्गम कहलाएगा, और वेरम का मतलब जिसके घुटनों के बीच में रम की बोतल आ जाएगी वो जीनू वेरम कहलाएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं, एक नाम लिखा है मैंने जीनू वेरम। अरे क्या लिखा है, जीनू वेरम देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है वल्गम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में जीनू लिखा हुआ है, जानू नहीं लिखा हुआ है, जीनू। ध्यान रखिएगा एक साइड में यहां घुटनों के बीच में रम की बोतल को फिट करना है, तो ये मुन्ना की बॉडी। ध्यान रखिएगा ये मुन्ना की बॉडी, और भैया जी घुटनों के बीच में दारू की बोतल। तो ये घुटने कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, और यहां आप आराम से क्या बना सकते हो साहब, ये रही रम की बोतल। समझ में आ गया, जिसके घुटने दूर दूर हो जाएंगे। इधर माजरा अलग रहेगा और आपको लगेगा जैसे कि घुटने चिपक चुके हैं। अरे जैसे कि आपको लगेगा कि घुटने चिपक चुके हैं, ऐसा आप मरीज के बॉडी का पोर्शन बन जाएगा। तो आपको समझ लेना कि ये तो क्या है, गम है। अरे गम का मतलब जिससे चिपकते हैं, और इधर ये क्या देखने को मिल रही है, घुटने दूर दूर है, इसका मतलब इसमें रम है। अरे इसमें क्या रम है, और जब तुम्हारे पास में गम और रम है तो किस बात का गम है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, हंसते मुस्कुराते चेहरे की चमक लेकर के याद कीजिएगा। इधर आपको रम याद रह जाएगा, इसे नी लॉक भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, नी लॉक बोला जाता है, और इसे ब्ला लॉक बोला जाता है। ब्ला लॉक का मतलब पैर दूर दूर हो जाएंगे, एक साइड में पैर ऐसे ऐसे हो जाएंगे और दूसरी साइड में चिपकते हुए नजर आएंगे। दैट्स क्लियर। ध्यान रखिएगा रिकेट्स का अर्ली साइन मैंने क्रेनियोस्टेप बता दिया था, क्लियर है, क्रेनियम वाली हड्डियां। तो ये भी नहीं हुआ, तो आपने आपका राइट आंसर क्या चला गया, विटामिन सी। अब प्यारे दोस्तों विटामिन सी के बारे में अगर मैं कुछ चीजें बोलूं, ये जो आपके सामने विटामिन सी होता है इसको क्या बोला जाता है, एस्कोर्बिक एसिड। अरे इसे क्या बोला जाता है, एस्कोर्बिक एसिड बोला जाता है। और ये एस्कोर्बिक एसिड प्यारे दोस्तों अगर विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आपसे पूछे, चलो इसकी डिजीज कौन सी होती है, स्कर्वी नाम की, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके कमी के कारण कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, तो आपका जवाब आना चाहिए स्कर्वी नाम की बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, स्कर्वी नाम की बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, इसमें आपका क्या देखने को मिलेगा, तो मरीज में ब्लीडिंग गम देखने को मिलता है। अरे इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग गम देखने को मिलता है। अरे इसमें क्या देखने को मिलता है, एंगुलर चिलाइटिस देखने को मिलता है, एंगुलर
चिलाइटिस देखने को मिलता है, यानी मरीज के आउटर कॉर्नर ऑफ द माउथ में फिशर बन जाएंगे, अल्सर बन जाएंगे। स्पीड आज आप लोगों की बहुत धीरे है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रिपीटेड अल्सर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, रिपीटेड माउथ अल्सर देखने को मिलते हैं, बार बार मरीज के मुंह में छाले बन जाते हैं। अरे याद रखिएगा यहां पर और मरीज में क्या देखने को मिलता है, तो कैसल नेकलेस वगैरह वो सारी चीज आते हैं। अब यहां मैं आपके लिखवा रहा हूं प्यारे दोस्तों, रिचेस्ट सोर्स। अरे सबसे ज्यादा क्या सोर्स होगा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए। अरे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब देना आंवला। अरे जिसे अपन इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, जिसे इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, तो जवाब देना इंडियन गूसबेरी, आंवला। फिर बता देता हूं, ऑरेंज इज नॉट ए रिचेस्ट सोर्स। आपका ऑरेंज होता है जो संतरा जिसे बोलते हो, वो वाला मोस्ट कॉमन नहीं है बेटा, सबसे ज्यादा आंवला है, और आंवला का साइंटिफिक नेम है इंडियन गूसबेरी। और ये नॉरसेट ने भी कई बार पूछ रखा है, आपको भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर कई बार बोला जाए कि एक मरीज है जिसमें लगातार वुंड की हीलिंग नहीं हो रही है, एक मरीज है जिसमें बार बार बेड सोर हो रहा है, डेक्यूबाइटिस अल्सर हो रहा है, एक मरीज है जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द स्किन है, स्किन या हाई इलास्टिसिटी ऑफ स्किन शुड नॉट बी प्रॉपर्ली मैनेज, तो सबके लिए विटामिन सी सबसे बढ़िया आता है। लगातार किसी भी मरीज के शरीर का कोई भी घाव ना भरे तो आपको बोल देना है कि उसमें किसकी कमी है, या तो प्रोटीन की या विटामिन सी की। तो लिख लीजिएगा स्टार बना करके कि वुंड हीलिंग में अगर आपसे बोला जाए कि वुंड हीलिंग में सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, अरे वुंड हीलिंग में सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, तो या तो विटामिन सी करेगा, और या कौन करेगा प्यारे दोस्तों, प्रोटीन करेगा। अरे या तो कौन करेगा, विटामिन सी करेगा या प्रोटीन करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, वुंड हीलिंग के लिए विटामिन सी और प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लगातार किसी में घाव ना भरे तो घबराना नहीं है, क्लियर है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तिरकट दरिया पार करो। तो यह आंकड़ा बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए प्यारे दोस्तों। अरे बाउंड्रियां हमेशा नई डिसाइड करें और नए नए आयामों तक खुद को ले जाने की कोशिश करें, तभी तो मुकाबला। और भैया जी संघर्ष, मैदान के संघर्ष से निकल के जब आप जीत का स्वाद चखते हैं तो एक मजा ही अलग ही होता है। बैठे बैठे मिल जाती है, उसमें मजा नहीं आता है। अपने माता पिता के द्वारा किसी भी चीज को अपन जनरेट करके खरीद के लाते हैं, उतनी खुशी होती है, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी अपनी कमाई से किसी भी चीज को खरीद के लाओगे। जैसे कि भैया जी आईफोन की वॉच पहनोगे, अरे जिसे एप्पल वॉच बोलते हो, एप्पल वाली वॉच पहननी है, एप्पल वाला मोबाइल मेंटेन करना है, बढ़िया वाली गाड़ी लाना है, शानदार वाला मकान बनाना है। अरे जिंदगी के वो तमाम सपने साकार करने, वो जब खुद के दम पे करने की कोशिश करोगे तो उसकी खुशी अलग होगी। अरे यार पापा की दिलाई हुई चीज पे अपन घमंड करें, उससे अच्छा है अपनी लाई हुई चीज पे पापा घमंड करे। ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करना है कि काम हम करेंगे और घमंड वो करेंगे, तभी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा कि हां कोई बंदा आया जो अपने माता पिता के लिए जी करके दिखाया। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से पढ़ के जवाब देना है सारे विद्यार्थी। कुछ दुनिया तो अभी भी सर्दी के मौसम में नींद का लुत्फ उठा रही है, और ध्यान रखिएगा जो जागेगा नहीं, अरे जो जागेगा नहीं वो खोएगा, जो जागत है वो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ थ्रेटनिंग, अरे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो जानलेवा हो सकता है, कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। प्रॉब्लम शुड द नर्स मॉनिटर इफ ए पेशेंट हैज द फ्रैक्चर मैंडिबल। अरे ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के मैंडिबल फ्रैक्चर हो गई, अरे किसी भी व्यक्ति की मैंडिबल फ्रैक्चर हो गई, इमोबिलाइज है, तो ध्यान रखिएगा उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पहली बात ये मैंडिबल और ऊपर वाला मैक्सिला, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर किसी भी मरीज का चेहरा बनाओगे तो ये ऊपर वाला जबड़ा क्या कहलाता है, सर इसे बोला जाता है मैक्सिला। अरे क्या बोला जाता है, मैक्सिला। और ये नीचे वाला जो जबड़ा देखने को मिलता है इसे क्या बोला जाता है, मैंडिबल। अरे क्या बोला जाता है, मैंडिबल बोला जाता है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा मैक्सिलोफेशियल प्लास्टिक के अंदर एक कैटेगरी होती है, सर्जन वो इस प्रकार की सर्जरियां करते रहते हैं। अब ये मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया तो अब आपको क्या बोला है कि इस मरीज के फ्रैक्चर को इमोबिलाइज किया, तो जरूर यहां पिन वगैरह डाली होगी, यहां वायर वगैरह डाल के इमोबिलाइज कर दिया होगा।
इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन का मतलब कोई वायर या पिन डाल के, अरे प्यारे दोस्तों कोई किसी भी प्रकार का वायर या पिन डाल के, अरे किसी भी प्रकार का वायर या पिन डाल के आपने इसके मरीज के मैंडिबल को फिक्सेशन कर दिया, मैंडिबल को फिक्स कर दिया कि भैया जी अब जबड़ा एक जगह रहेगा तो हड्डी जुड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसी कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आ गया जो इसको मौत के घाट उतार सकता है? तो पहला वॉमिटिंग, क्या इसको अगर उल्टी हो गई तो मरना नौबत आ सकती है, इन्फेक्शन, ओस्टियोमाइलाइटिस या ब्रोंकोस्पाज्म। तो प्यारे दोस्तों दिक्कत तो है कहां पर? मैक्सिलोफेशियल या मैंडिबल में। दिक्कत तो कहां है? मैंडिबल में। और ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब लंग्स कोलैप्स हो गए। तो पहली बात, ऐसी कंडीशन में लंग्स अगर कोलैप्स होंगे तो वो कोई पैथोलॉजिकल रीजन दूसरा होगा, इसमें फ्रैक्चर का कोई रोल नहीं है। तो ब्रोंकोस्पाज्म तो ऐसे मरीज में बिल्कुल नहीं हो सकता। हां नो डाउट मरीज में फेट एम्बोलिज्म जैसी चीज होती है, लेकिन लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर होने पे फेट एम्बोलिज्म होता है, मैंडिबल के फ्रैक्चर में कहीं का फेट एम्बोलिज्म होगा? क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये मैंडिबल आपके इरेगुलर टाइप की एक बोन देखने को मिलती है, उड़ा दीजिएगा। ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन मेरो, अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन ऑफ बोन मेरो। इन्फ्लामेशन ऑफ बोन मेरो का मतलब मरीज की बोन मेरो का इन्फ्लामेशन हो गया। अरे मरीज की बोन मेरो का क्या हो गया? इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। अब प्यारे दोस्तों जब बोन मेरो का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या 2 मिनट में मर जाता है? अरे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फार्क्टिक सेल देखने को मिलेगी, सेप्टिसीमिया डेवलप होगा, बॉडी में रन करेगा, एब्नॉर्मलिटी वेस्ट बढ़ेगा और लास्ट में क्या पता मर जाए। लेकिन हाथों हाथ मरना ये कोई जरूरी नहीं, हम सुधार लेंगे। अरे एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन, अरे मरीज में जान नो डाउट पिन साइट इन्फेक्शन हो सकता है और पिन साइट इन्फेक्शन में मैंने बोला था, अरे ध्यान रखिएगा ऐसे मरीज में पिन साइट केयर जरूरी है। अरे पिन साइट केयर जरूरी है, वरना वहां क्या डेवलप हो सकता है? हॉट स्पॉट। अरे वहां क्या डेवलप हो सकता है? उसे अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब वहां क्या देखने को मिलती है? वहां देखने को मिलती है रेडनेस। अरे वहां क्या देखने को मिलता है? पेन। अरे वहां क्या देखने को मिलता है? तो लिख लीजिएगा एबनॉर्मल डिस्चार्ज। अरे क्या देखने को मिलता है? पेन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो रेडनेस, पेन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज और फीवर। फीवर तो रह ही गया। अरे फीवर, ऐसे लक्षण अगर किसी भी मरीज के पिन डालने की जगह आती है उन सबको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट अपने मोबाइल वाला मैंने मन से नहीं लिखा है प्यारे दोस्तों, ये एग्जामिनर का खुद का लिखा हुआ है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हॉट स्पॉट इंडिकेट, या ये लक्षण लिख के पूछेगा क्या है, तो जवाब देना हॉट स्पॉट है। तो चलो इससे भी नहीं मरेगा तो सर किससे मरेगा? अरे प्यारे मुन्ना जब मुंह को फिक्स कर दिया तार की मदद से और अंदर से उल्टी आ गई तो मरीज उल्टी को निगल लेगा और उल्टी को निगल लेगा तो मरीज का स्वाहा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे मरीज में मोर कॉम्प्लिकेटेड या मोर चांसेज लिखो इफ वॉमिटिंग प्रेजेंट। पहली बात तो उल्टी आए नहीं आए अलग चीज है, लेकिन अगर आ गई इफ वॉमिटिंग प्रेजेंट देन मोर चांस ऑफ, अरे तो क्या हो सकता है? देन मोर चांसेज, अरे मोर चांसेज ऑफ एस्पायरेशन। तो बहुत ज्यादा चांस है कि व्यक्ति वहां एस्पायरेट कर सकता है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि व्यक्ति वहां क्या करवा सकता है? एस्पायरेट कर सकता है। और एस्पायरेट करते ही मरीज के क्या हो सकता है? स्वाहा हो सकता है। तो इस चीज पे जरूर फोकस करें कि ऐसे मरीज में क्या हो सकता है। कभी भी मरीज क्या देखने को मिल सकता है? मरीज मौत के घाट उतर सकता है। इफ वॉमिटिंग प्रेजेंट देन मोर चांस ऑफ एस्पायरेटेड, या मरीज में क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज के लिए अपने को क्या करना चाहिए? ऑलवेज प्लेस वायर कटर। अरे इसके लिए क्या करना है? ऑलवेज प्लेस वायर कटर। अरे इसके लिए अपने को क्या करना है? वायर कटर एट बेड साइड। अरे इसके मरीज के बेड साइड अपने को वायर कटर रखना है। तो अगर कल को ऐसी वॉमिटिंग वगैरह होती है तो वापस लगाएंगे तार, एक बार तार को काट देना, इमीडिएटली कट डाउन। इमीडिएटली प्लेस, पहले तो प्लेस करो, इमीडिएटली प्लेस द पेशेंट इन साइड लाइन पोजिशन। अरे कहां करना है? साइड लाइंग पोजिशन। अरे कहां मरीज को प्लेस करना है? साइड लाइन पोजिशन में एंड कट डाउन। ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में मरीज को एक तो साइड लाइन पोजीशन दे दो हाथों हाथ, अगर वायर ने कटे तो साइड में करो ताकि उल्टी तो ना निकले, और दूसरे नंबर पे हो सके तो उसको काट दो। क्लियर है? बोलो भगत और भगवान की जय। राइट आंसर क्या गया? ए। जिन जिन बच्चों ने ए दिया उन सबका सही है, और जिन्होंने नहीं दिया गलती से गलती करे, लेकिन यहां करें एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने।
चलो, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। कोई ए में झोले खा रहा है, कोई बी में जा रहा है, कोई सी की तरफ जा रहा है, और कुछ क्लास को लाइक करके शेयर करने की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है जो लाइक और शेयर वाला काम कर रहा है, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा था कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो रियली जमाना उड़ान देखने की कोशिश करता है, और उनको अपनी उड़ान दिखानी है कि हम उड़ान भरेंगे तो इतनी खतरनाक भरेंगे। ए क्लाइंट विद द बाइपोलर डिसऑर्डर, एक व्यक्ति है जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है। मैनिक टाइप शो ए एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, और जब मेनिया जैसा लक्षण, पहली बात बाइपोलर का मतलब दिमाग में दो पोल बन रहे हैं, इसे आप साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी के नाम से जान सकते हैं। पहली बात तो धीरे धीरे टुकड़ों को यहीं तोड़ना शुरू कर दूं तो देख लीजिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब इसी को अपन बोलते हैं साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। और साइक्लोथाइमिक का मतलब चेंजेबल पर्सनालिटी। अरे क्या होता है, चेंजेबल पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। और चेंजेबल पर्सनालिटी में अगर मैं प्यारे दोस्तों यहां पर अगर बोलने की कोशिश करूं, चेंजेबल पर्सनालिटी में अगर मैं यहां बात करूं तो इस मरीज में मेनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। अरे मेनिया प्लस डिप्रेशन देखने को मिलता है, मेनिया प्लस डिप्रेशन या प्लस माइनस डिप्रेशन, यानी मरीज में ये मेनिया हुआ, ये मरीज में डिप्रेशन हुआ, ये मरीज में मेनिया हुआ, ये मरीज में डिप्रेशन हुआ, ये मरीज में मेनिया हुआ, ये इस प्रकार से ग्राफ चलता रहता है। तो भैया जी आपसे पूछा है कि नेक्स्ट ये एक्साइटेड, अरे मरीज में मेनिक टाइप शो हो रहे हैं सिम्टम है, उसमें बोल दिया कि एक्सट्रीम एक्साइटेड। एक्सट्रीम एक्साइटेड का मतलब भयंकर खुशी है, भयंकर। और डिल्यूजन ऑफ थिंकिंग एंड हेलुसिनेशन, और भैया जी सोच के अंदर डिल्यूजन आ गया। डिल्यूजन बोले तो एफएफबी, फॉल्स फिक्स बिलीफ। इस व्यक्ति के दिमाग में जरूर कोई झूठी बात फिक्स हो चुकी है जिसे कोई माइका लाल हटा नहीं सकता। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, और आपका पहला कर्तव्य इस मरीज के लिए रिस्क फॉर सेल्फ एंड अदर डायरेक्टेड वायलेंस, इसका बचाव करो कि ये खुद को या किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरा बोल दिया एंजाइटी, इसके तनाव को कंट्रोल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ये गांव वालों के साथ में, गली वालों, चौराहे चबूतरे में बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत नहीं करता, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। लास्ट बोल दिया डिस्टर्ब ऑडिटरी सेंसरी परसेप्चुअल अल्टरेशन, इसको भैया जी सुनने में, महसूस करने में दिक्कतें हो रही है, वो फोकस रहेगा। तो प्यारे दोस्तों मेनिया का मरीज, अब मैं वापस से पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। ध्यान रखिएगा कंडीशन का नाम लिखा है मेनिया, क्योंकि इसमें एक भी डिप्रेशन का लक्षण नहीं आया। मेनिया वाले मरीज में क्या देखने को मिलता है, फ्लाइट। अरे क्या देखने को मिलता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया देखने को मिलता है। मरीज में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है। अरे मरीज में क्या देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। अरे मरीज में क्या होता है, एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, मोर कॉन्शियस जैसी कंडीशन चलती रहती है। अरे ध्यान रखिएगा मोर एंड हाइपर कॉन्शियस, मोर एंड हाइपर एक्टिव विद कॉन्शियस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति कभी बैठता ही नहीं है, चलता ही रहता है। अरे बोले तो बड़ा तेजी से भागने वाले लोगों में से। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब दुनिया में नॉलेज, दुनिया में पैसा, दुनिया में खूबसूरती, दुनिया में टैलेंट, अरे मैं ही मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, ऐसा सोचने वाला। एक्साइटेड का मतलब कुछ भी बोलो, इसको बोलो कुएं में उतरना है, हाँ जी सर उतर जाएंगे। अरे क्या उतर जाओगे, कुआं है, कोई बात नहीं है, कुआं है या दुआ है, दैट इज कॉल्ड मेनिया। मेनिया में मेहरबानी किसकी होती है, तो एक हार्मोन है जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है सीरोटोनिन। अरे क्या देखने को मिलता है, सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ जाना। सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है, मेनिया कहलाता है। और मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है, या बाइपोलर डिसऑर्डर की। ध्यान रखिएगा बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लूं, चाहिए मैं आपको मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लूं, चाहिए आपको मैं क्रोनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लूं, क्रोनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लूं। ध्यान रखिएगा क्रोनिक मेनिया की इन सब का जवाब क्या चला जाएगा, लिथियम। अरे इन सब का एक ही जवाब क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, लिथियम। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एलोपेरिडोल। एक्यूट मेनिया, अचानक से मेनिया डेवलप होता है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस तो होगी एलोपेरिडोल। बाकी इनके अंदर आप जवाब क्या दे सकते हो, अरे बाकी इनके अंदर आप जवाब क्या दे सकते हो, तो जवाब दीजिएगा लिथियम, लिथियम, लिथियम। जी हाँ, लिथियम मैंने कई दफा आप लोगों को पूरी पढ़ा रखी है। अब देखो कि इसके अंदर जो डिस्टर्ब यानी समस्या है ऑडिटरी, सुनने वाली, सेंसरी का मतलब जो सेंसेशन आते हैं, परसेप्शन, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है हेलुसिनेशन और इल्यूजन का फर्क को महसूस करना। कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट हो गया इंपेयर्ड सोशल
इंटरेक्शन, जो बीमार होता है वो सोसाइटी के साथ वैसे ही इंटरेक्शन कम करता है, और मेनिया वाला तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। एंजाइटी का मतलब क्या देखने को मिला, तनाव, इमेजिनरी डेंजर उड़ाओ। सबसे पहला डर यह है कि कहीं ये खुद को या किसी और को नुकसान ना कर ले। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी है, और आउट ऑफ कंट्रोल जो गाड़ी होती है उसको कंट्रोल इसलिए करना होता है कि या तो वो खुद को नुकसान कर लेगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, एक्सट्रीम एक्साइटेड, ज्यादा एक्साइटेड है, खुशी के मारे में भैया जी प्यार का इजहार करने पे 8वीं मंजिल से कूद गया तो प्यार का इजहार होता तो होता रहेगा, और भैया जी 12 दिन की नौबत आ जाएगी। या फिर भैया जी जोश जुनून में मुझे कोई नहीं रोक सकता, ट्रेन की पटरी में सीना तान के 56 इंच का सीना लेकर के ट्रेन के सामने गया तो हुचुक हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? या प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा बंदूक की गोली किसी पे चला दी, किसी पे चाकू का वार कर दिया, अटरम सटरम कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा निकम्मा इंसान या तो खुद का, अरे वो कहते हैं ना हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाला व्यक्ति है मेनिया वाला। तो मेनिया के लिए पहला काम है उसको क्या करना, इंजरी से प्रिवेंट करना उसको और सामने वाले को। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, what does a nurse explain to a pregnant client? अरे भैया जी एक नर्स है जो क्या एक्सप्लेन करेगी, what does a nurse explain to a pregnant ओबीजी भाभी जी वाले मरीज को नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी, अबाउट द कोजेज ऑफ हर फिजियोलॉजिकल एनीमिया, और उसमें पाए गए फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बारे में नर्स उसे क्या बताएगी कि क्या है। दो प्रकार के एनीमिया होते हैं, एक तो पैथोलॉजिकल यानी किसी न किसी बीमारी के कारण, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल यानी शरीर की प्रोसेस या शरीर के फंक्शन के आधार पे। ध्यान रखिएगा फीमेल को सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या बात चल रही है, सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल के सेकंड ट्राइमेस्टर में शरीर में पानी रुकने के कारण या इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, अरे प्लाज्मा का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाने के कारण, शरीर में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है, हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या ये कोई डर वाला है? नहीं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया में मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा हो सकता है, तो आप लिख सकते हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अरे कौन सा मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। अरे मोस्ट कॉमनली इसमें कौन सा देखने को मिलता है, तो जवाब दीजिएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसा नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस मरीज में क्या कारण था, पहला बोल दिया इरिथ्रोपोएसिस डिक्रीज, यानी क्या मरीज में आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो गई, यानी डिक्रीज द प्रोसेस या डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, उड़ा दो। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, जरूर बेटा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, इसके कारण ही हुआ था। तीसरा लिख दिया यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन डिक्रीज, शरीर में आयरन का यूटिलाइजेशन कम हो गया। कम नहीं बेटा, यूटिलाइजेशन तो बढ़ता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर इंक्रीज, नहीं बेटा लिवर में कोई डिटॉक्सिफिकेशन या टॉक्सिफिकेशन नहीं है। राइट आंसर जाएगा बी। और इसी का बचाव करने के लिए हर फीमेल को अपन सेकंड ट्राइमेस्टर में, इसी के लिए हर फीमेल को अपन क्या करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर प्यारे दोस्तों 100 दिनों तक, ध्यान रखिएगा 100 डेज तक अपन क्या करेंगे, 100 mg की आयरन की गोली देंगे। अरे कितने mg की गोली देंगे, 100 mg की गोली देते हैं, टेबलेट आयरन की, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ध्यान रखिएगा जब ये आयरन उसके पेट में जाता है तो वो जाकर के कारगर साबित होता है 60 mg, जिससे अपन बोलते हैं एलिमेंटल आयरन, एलिमेंटल आयरन के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ये बॉडी में पहुंचेगा तो प्यारे दोस्तों रक्त स्राव या रक्त निर्माण, स्राव का मतलब बहना और निर्माण का मतलब बनाना, बहेगा वेसल्स में, इसका मतलब ये करवाएगा हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस वाला मामला कब देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका देखने को मिलता है लास्ट ऑप्शन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हर फीमेल को अपन 100 दिनों के लिए आयरन देते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में हर फीमेल को अपन 100 दिनों के लिए क्या देते हैं, आयरन देते हैं। और ध्यान रखिएगा
रखिएगा रोज का 100 mg दिया जाता है, जो पेट में पहुंच करके एब्जॉर्प्शन 60 mg के रूप में करेगा और जाकर के उसका ब्लड निर्माण करने में या हीमोपोइसिस करने में कितना मदद करेगा, 10 mg। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेशन के साथ में अगर अपन किसी भी चीज को बोले तो कितना पहुंच जाएगा, वो 10-10 mg के अनुसार अगर 100 दिनों तक, अरे 10-10 mg के अनुसार वो 100 दिनों तक पहुंचा तो टोटल आयरन प्रेगनेंसी में कितना चाहिए होता है, 1000 mg। अरे टोटल प्रेगनेंसी में कितना चाहिए, तो 1000 mg आयरन होता है और 1000 की आपूर्ति कर देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया। बाकी इसको आयरन रिच फूड यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल सजेस्ट करना है। अरे इसको क्या बताना है, ग्रीन लीफी ग्रीन लीफी भैया जी वेजिटेबल्स आपको सजेस्ट करने हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उनमें आयरन ज्यादा देखने को मिलता है। आयरन देने का सही समय क्या होता है, इन बिटवीन मील। अरे ध्यान रखिएगा सही समय क्या होता है, इन बिटवीन मील, 2 खाने के बीच में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आयरन मॉर्निंग में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आयरन किसके साथ में देना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों विटामिन सी रिच फूड के साथ में। किसके साथ में देना है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी। अरे विटामिन सी फूड के साथ में देना है, बोले तो ऑरेंज जूस, लेमन जूस के साथ में। अरे किसके साथ में देना है, लेमन जूस के साथ में या ऑरेंज जूस के साथ में। अरे ध्यान रखिएगा ऑरेंज जूस या लेमन जूस के साथ में देना है। और अवॉइड किसके साथ में करना है प्यारे दोस्तों, अवॉइड किसके साथ में करना है, तो उसके लिए क्या देखने को मिलता है, इसको कभी भी मिल्क के साथ में नहीं देना है। एंड कैल्शियम और एंड इट्स प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा, दूध या दूध की बनी हुई इनकी चीजों के साथ में इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ये तमाम चीजें आपके लिए फोकस रहेगी। और राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। क्या राइट आंसर क्या चला गया, बी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या रहेगा, ये फटाक से जवाब दीजिएगा। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अरे तुम ही तो हौसला हो, तुम ही तो जोश जुनून पागलपन हो, जो हर सेशन में ये लाइन बुलवाता है कि कुछ भी हो जाए, अरे किसी भी हालत में हो जाए 360 तो तुम्हारे साथ में आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों का जो प्यार है वो जबरदस्त है, धुआंधार है, जोरदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। प्यारे दोस्तों पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। तुम्हें कदम से कदम मिला करके चलना है और पूरी दुनिया को बताना है कि हम अवेलेबल रहे या नहीं रहे। सेशन आपके लिए आएगा, जोरदार वाला आएगा, जबरदस्त वाला आएगा और डेफिनेटली आएगा। उसमें कोई रति बरती शोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा टारगेट एक दिन का माहौल बनाना नहीं है प्यारे दोस्त, पूरी दुनिया का माहौल बदलना है। नर्सिंग के जगत में भूचाल मचा के दिखाएंगे अपने कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल के दम पे, ये मेरी गारंटी है। वेन ए नर्स डॉक्यूमेंटिंग ए सीजर पेशेंट, अरे भैया जी एक नर्स है जो डॉक्यूमेंट कर रही है सीजर वाले पेशेंट को। वेन ए नर्स डॉक्यूमेंटिंग ए सीजर, नर्स डॉक्यूमेंट कर रही है सीजर को, यानी मरीज में ताण आ रही है, ताणों वाले पेशेंट को। आपको क्या बोलिए, विच इंफॉर्मेशन इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट टू इंक्लूड, और उसके लिए क्या इंपोर्टेंट चीज रहेगी। सीजर का मतलब ताण आना, और ताण आने का कारण है मरीज के ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी का बढ़ जाना। अरे प्यारे दोस्तों सीजर आने का कारण क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ड्यू टू इंक्रीज द ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी। ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण मरीज में देखने को मिलता है। अरे ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण मरीज को क्या देखने को मिलता है, सीजर। आपको पहला बोल दिया द टाइम सीजर स्टार्टेड, पता करो कितने बजे शुरू हुई, ओके इतने बजे। नेक्स्ट बोल दिया कि द पेशेंट प्रीवियस इमोशन, उसकी पिछली भावनाएं। नेक्स्ट आपसे बोल दिया द ड्यूरेशन ऑफ सीजर, सीजर आई कितनी। पहला बोला शुरू कब हुई और दूसरी बोली आई कितनी। नेक्स्ट बोल दिया द पेशेंट कमेंट्स आफ्टर द सीजर, और उसके बाद आप उससे पूछो कि जी हाँ भाई साहब बताएगा कि हमने सुना है कि आपको सीजर आई, क्या आपको सीजर आई, और आई तो आपको कैसा लगा सीजर के बारे में, क्या आप सीजर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। और आप में पाई गई सीजर के अंदर क्या किसी भारत सरकार का हाथ है, या किसी विदेशी आक्रमण का संकेत देकर के आपके अंदर सीजर आने लगी है, क्या वातावरण के कारण आपके अंदर सीजर आने लगी है, या आपकी पारिवारिक समस्याओं के कारण। पूरी जनता आपका जवाब चाहती है, तो जल्दी से कैमरा आपके ऊपर फोकस कर रहा है, बताएगा आपको क्यों सीजर आई। तो बेटा पत्रकार वाले माहौल सेट नहीं करने, अरे मरीज से नहीं पूछना है कि कमेंट करो, अरे बेचारा हमें ताने आ रही है और तुम्हें तानों पे कमेंट चाहिए ना चाहिए। अरे सर ड्यूरेशन ऑफ सीजर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट डिफरेंशिएट द सीवियरिटी ऑफ सीजर। क्या करेगी, इट डिफरेंशिएट द टाइप एंड इट्स
सीवियरिटी। ध्यान रखिएगा, ये उसके टाइप यानी उसके प्रकार को और उसकी सीवियरिटी को डिफाइन करेंगे। अरे ये उसके टाइप, उसके प्रकार और उसकी सीवियरिटी को डिफाइन करने का काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंट प्रीवियस इमोशन और कब शुरू हुई इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, सीजर के मरीज में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? प्रिवेंट द चांसेज ऑफ इंजरी। लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, सीजर के पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ इंजरी। ये आपके अंदर क्या देखने को मिलता है? इंजरी के चांसेज को रोकना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी। बाकी की चीजें मरीज को साइडलाइन पोजीशन दे देंगे। अब प्रिवेंट इंजरी के लिए क्या करना है? अप द साइड रेल। अगर मरीज पलंग पे है तो अप द साइड रेल। अरे अप द साइड रेल, मरीज के बेड के साइड वाले रेल से उन्हें अप करो। अगर कोई मरीज कहीं पे भी सो रहा है तो आसपास के, ध्यान रखिएगा, अरे रिमूव एनी ऑब्जेक्ट नियर बाई पेशेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे दूर कर दो। अरे remove the object नियर बाई पेशेंट। मरीज के आसपास में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे दूर निकाल के फेंक दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? अप द साइड रेल हो गया, रिमूव द ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर मान लीजिएगा किसी मरीज को खड़े खड़े तान आ गई तो उसे क्या करना है? सुला दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्लेस द पेशेंट इन हार्ड सरफेस। प्लेस द पेशेंट इन हार्ड सरफेस पे सुलाना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ड सरफेस पे क्यों सुलाना है प्यारे दोस्तों? हार्ड सरफेस पे इसलिए सुलाना है कि वो आपकी बॉडी फ्लेक्स ना हो जाए, वरना अगर स्लिप वेल के गद्दों पे सुलाओगे तो प्यारे दोस्तों वो मुड़ करके कमर में लचक पड़ जाएगी, और हम ना चाहते हैं कि लचक बोले तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसी कुछ चीजें आ जाए। इसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्या है? मरीज को ऑक्सीजन देना, मरीज में सिक्रेशन को रिमूव करना। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और जो वाली सीजर आ रही है उसके आधार पर उसको दवाई देना। ये सारे के सारे काम रहेंगे। राइट आंसर सी जाएगा। और नेक्स्ट सवाल ये आएगा, नाजनी निगाहों से न देख। अरे नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में ना कर आए हैं और हवाएं क्या खाक हमारा रास्ता रोकेगी, हम तो तूफान से टकरा करके आए हैं। तो हकीकत में तुम तूफान से टकरा करके आने वाले क्रांतिकारी विद्यार्थी हो, तो प्यारे दोस्तों धुआं धुआं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स राफेल से धीरे नहीं चलना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। और जो विद्यार्थी क्लास को बाद में जुड़ते हैं वो लाइव क्लास में इंटरेक्शन करने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस अपने पीक परवान पे चढ़े। What is following characteristic of bulimia nervosa? बुलिमिया नर्वोसा का बताओ भैया। क्या नजारा होगा बुलिमिया नर्वोसा का? तो अगर बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा, तो सबसे पहले एक चीज मैं बता रहा हूं कि एक होता है बीमारी जिसका नाम है ईटिंग डिसऑर्डर, जो एक प्रकार का न्यूरोसिस है। ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसे अपन न्यूरोसिस बोलते हैं। न्यूरोसिस का मतलब व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमारी का खुद को पता है और निर्णय लेने की शक्तियां भी मौजूद है। मरीज को अपने मानसिक रूप से बीमारी का पता है और निर्णय लेने की शक्तियां भी पता है। ईटिंग डिसऑर्डर यहां दो प्रकार के अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा। अरे दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बता दिया एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा बता दिया बुलिमिया नर्वोसा। अगर अपन बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है, तो पहली बात तो मोस्ट कॉमनली सीन इन द अरे एडोलसेंट गर्ल, पापा की परियों में पाया जाता है। अरे लिख लीजिएगा मोस्ट कॉमनली, अरे किस में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमनली सीन इन एडोलसेंट गर्ल, मोस्ट कॉमनली सीन इन एडोलसेंट। अरे किस में देखने को मिलता है? एडोलसेंट गर्ल्स में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है? एडोलसेंट गर्ल में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जैसे कि जवान लड़की या एडोलसेंट गर्ल, उसको भय होता है कि कहीं मेरा वजन न बढ़ जाए,
मेरा वजन बढ़ गया है, मुझे किसी भी हालत में अपने वजन को कंट्रोल करना है, और वो वजन बढ़ने के डर से अपने खाने पीने का त्याग कर देती है। यानी वो अपने को जेड फिगर से जीरो फिगर मेंटेन करना चाहती है, वो 55 की उम्र में बचपन वाला फील लेना चाहती है, वो छोटी उम्र में पतली पतली नजर आना चाहती है। कुल मिलाकर के वो खाने पीने का त्याग कर चुकी है, और वो धीरे धीरे टाइम पास के रूप में घर वालों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन आखिरकार फिर पता चल जाता है। रसल साइन अभी बताऊंगा बेटा। जैसे कि मान लीजिएगा मम्मी ने बोला कि बिटिया खाना खा ले, तो उसने बोला मम्मी नहीं आज लेट हो रही हूं, कॉलेज में जाके कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी, चलो निकलती हूं। सुबह घर का खाना खा के नहीं निकली, चलो कॉलेज में चली गई, कॉलेज में फ्रेंड्स ने बोला तो उनको बोल दिया मम्मी ने पराठे ज्यादा खिला दिए, कुछ नहीं खाऊंगी। चलो एक दिन का जुगाड़ हो गया, घर आई तो मम्मी ने बोला शाम का खाना, तो बोली कि मम्मी आज किसी बर्थडे है, किसी फ्रेंड का बर्थडे था, खा के आई हूं। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, वो ऐसे ही घर वालों को कॉलेज के बारे में और कॉलेज का घर का बोल बोल के वो खाने का त्याग कर चुकी है। ऐसी कंडीशन डेवलप क्या कहलाती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। वजन बढ़ने के डर से खाती नहीं है, तो ऑफकोर्स उसकी धड़कनें तेज, अरे उसका बीपी डाउन, शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ना हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा। यहां तक कि इवन देन ये प्यारे दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा खाली खाना का ही त्याग नहीं करती। घर से कॉलेज जो पहले भैया जी स्कूटी पे जाती थी बिना ब्रेक लगाए, चप्पल रगड़ रगड़ के, आजकल पैदल जाने लग गई, वजन घटाना है। अरे सुबह जिम जाती है, शाम को रस्सी कूदने जाती है। प्यारे दोस्तों प्रॉपरली खुद की फिटनेस के ऊपर ध्यान देने लगी है, प्रॉपर खुद की वर्जिश करने लगी है। इवन देन अभी तो रुको, अरे वो कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे रील में, अभी तो रुको। हाँ अभी तो क्या रुको, ये ऐसी कोई गोलियां या दवाइयां भी खाना शुरू कर देती है जिसके कारण आपकी शरीर की फैट टूटे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अपने मेंस्ट्रुएशन फ्लो को बढ़ाने के लिए भी गोलियां खाती है, जिससे क्या होगा? शरीर से खून निकलेगा तो अपने आप वजन कम होगा, कमजोरियां आएगी। ये वाली बीमारी कहलाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि प्लान ए स्टिक, अरे या रियलिस्टिक लिमिटेशन ऑफ फूड। ध्यान रखिएगा ऐसे का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? प्लान ए, अरे प्लान ए रेस्ट्रिक्ट या प्लान ए रियलिस्टिक फूड, लिमिटेशन ऑफ फूड। ध्यान रखिएगा ऐसे मरीज के अंदर आपको जरूरी रूप से प्लान करना है कि तुम्हें इतना तो खाना ही है। अरे ऐसे मरीज में आपको जरूरी रूप से ये प्लान करना है कि बेटा 4 रोटी सुबह, अरे 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम को तुझे डेफिनेटली खानी है। इवन देन इसे 2 घंटे खाने से पहले और 2 घंटे बाद तक ऑब्जर्व भी करना है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि खाना खाने से पहले कोई गोली ले ले जिससे खाने का डाइजेशन ही नहीं हो, और खाना खाने के बाद भैया जी वापस से वॉमिटिंग कर दे या डायरिया के रूप में कोशिश कर ले, या अपने बॉडी में कोई ऐसी दवाई ले ले जिससे एब्जॉर्प्शन नहीं हो। तो स्पेशली ऑब्जर्वेशन द पेशेंट फ्रॉम द, अरे मिनिमम 1 आवर, बाकी 2 आवर्स बिफोर टू 2 आवर्स आफ्टर करना है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश। इधर आ गया बुलिमिया नर्वोसा का मतलब, बुल का मतलब सांड की तरह उल्टियां करेगी। बुलिमिया नर्वोसा में ही रसल साइन देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? रसल साइन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता है रसल साइन समझे। अब यहां क्या देखने को मिलता है? मान लीजिएगा किसी पापा की परी को किसी दूसरी पापा की परी का निमंत्रण आया, चलो बुलावा आया है और बहन जी ने बुलाया है क्योंकि बहन जी का जन्मदिन आया है, वहां जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करके दिखाएंगे। चलो जैसे ही किसी दोस्त या सहेली के वहां बर्थडे में पहुंचे और बर्थडे में पहुंचते ही प्यारे दोस्तों ये तो वजन बढ़ने का सोचती रहती थी, हाँ सोच रही है। अब जैसे ही अपनी बर्थडे वाली फ्रेंड को केक खिलाया तो उसने वापस से डबल पॉन्ड वाला केक लेकर के इसके मुंह की तरफ लाई, तो इसने बोला सॉरी तुझे पता है मैं तो अभी डाइटिंग पे चल रही हूं, मैं नहीं खाऊंगी। उसने बोला मेरे बर्थडे पे केक नहीं खाएगी, इतने नाटक कर रही है, मुझे पता नहीं है तू डाइटिंग के लिए चल रही है, तू उस बेवकूफ प्राणी के लिए अपने आप की फिटनेस मेंटेन कर रही है, और मैं तेरा फ्रेंड, अरे मैं तेरी फ्रेंड, मेरी बात तू सुन ही नहीं रही है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए वजन को सेट करने में लगी हुई है, तुझे खाना पड़ेगा। जबरदस्ती केक मुंह में ठूंस दिया। ठूंसते ही भाई साहब देवी जी के दिमाग में तो आ गया कि ओहो गया 450 किलो कैलोरी। अरे प्यारे दोस्तों जितना मैं 5 दिन में नहीं खाती उतना तो एक केक में खिला दिया दोस्त है। उसके बाद काजू कतली, गुलाब जामुन, अटर पटर, चटर वटर सब खा लिया, लेकिन कोई बात नहीं है, खाने के बाद अपने आप क्या करेगी? ये बिंज ईटिंग करेगी। अरे ये क्या करेगी? जिसे बिंज ईटिंग बोला जाता है, अरे बिंज ईटिंग या जिसे बिंज वॉमिटिंग के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा खाने के बाद ये बाथरूम में जाएगी, अपने गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करेगी, हुआ करके सारा उल्टी में निकाल देगी। समझ में आया? बिंज ईटिंग का मतलब ऐसा खाना जिसको आप गैग रिफ्लेक्स के माध्यम से बाहर निकाल दो, या प्यारे दोस्तों वॉमिटिंग प्रोड्यूस करना, यानी अपने गैग रिफ्लेक्स को, जैसे कि अभी मैं पेन गले में डालूं, डालते ही मुझे ऊ आ का साउंड आएगा और गैग रिफ्लेक्स मेरे प्रेशर क्रिएट करेगा और जीआईटी का कंटेंट सारा बाहर आ जाएगा, और ये वाली चीज कहलाती है बुलिमिया नर्वोसा। ये वाली चीज क्या है? खाना खाने के बाद, अरे खाना खाने के बाद वॉमिटिंग प्रोड्यूस करके उस कचरे को बाहर निकाल देना, बुलिमिया नर्वोसा। और वजन बढ़ने के डर से खाना ही नहीं खाना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। बोथ आर द ईटिंग
डिसऑर्डर, दोनों के अंदर हमारा टारगेट क्या है उसे भी समझाओ, इसे भी समझाओ, लेकिन सामने बिठा के खिलाओ और पहले से बात तक ऑब्जर्व करो कि भैया जी वजन, अरे जिंदगी में फिटनेस क्या होती है? सिलेक्शन की फिटनेस है। सबसे बढ़िया फिट इंसान कौन है? जिसका सिलेक्शन है। अरे जिसके खाते में पैसे होते हैं बस उसी की फिटनेस है, बाकी किसी की फिटनेस नहीं है। तो ऐसी अजीबोगरीब चीजों में नहीं पड़ना है। जो वजन है वो बेहतरीन है, दुनिया में हमें भगवान ने यूनिक बनाया है। तो पहला बोल दिया कि वेट का फोबिया, पहला पूछा क्या बुलिमिया में, चलो अरे पहला आपको क्या बोल दिया? वेट है। What is the following characteristic of bulimia nervosa? वेट फोबिया का मतलब वजन है, वजन का इरेशनल डर है। हैव ए एपिसोडिक बिंज ईटिंग एंड द पर्जनिंग, अरे भैया जी वो उबा के खा करके या गैग रिफ्लेक्स के माध्यम से उल्टी करेगी, बुलिमिया कहलाएगी। वजन बढ़ने का डर एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। सीवियर वेट लॉस एमिशिएटेड कहलाता है और नन ऑफ देम गलत है। अरे जरूरत से ज्यादा वजन घट जाने वाले मरीज को एमिशिएटेड बोलते हैं, वाले तो एकदम पतला, ध्यान रखिएगा, एमिशिएटेड। सीवियर वेट लॉस के नाम से जिसे जाना जाएगा, अरे किसके नाम से जाना जाएगा? सीवियर वेट लॉस के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्यारे दोस्तों लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, पूरा डीप में तो ज्यादा डीप में न जाकर के ऑप्शन को निचोड़ देता हूं या वर्बली बोल देता हूं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब बीमारी को एक अलग अलग स्तर पे रोकने की कोशिश करना लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। जो 4 प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्रीमोडियल का मतलब ना तो बीमारी आई है, ना कोजेटिव एजेंट आया और ना ही रिस्क फैक्टर आया है। तो सर हमारा यहां उद्देश्य क्या होगा? रिस्क फैक्टर को आने से रोकना, और रोकने का तरीका होगा हेल्थ एजुकेशन, यानी गांव गली चौराहे चबूतरे में बैठे हुए तमाम उन लोगों को जिनमें बीमारियां, रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है, उनको ज्ञान देना कि आप में रिस्क फैक्टर कैसे रोकें। जैसे कि भैया जी छोटे बच्चे को आपने बोल दिया कि भैया जी ये आपको घी नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, जिससे आप में बीमारी, वजन नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। ये क्या है? प्रीमोडियल। नेक्स्ट आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब डिजीज अब्सेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर आ चुका है। डिजीज शुड बी अब्सेंट विद द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। अब इसमें हमारा टारगेट क्या है? बीमारी को आने से रोकने की कोशिश करना, और रोकने के तरीके यहां पर भी 2 होंगे, हेल्थ एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ एजुकेशन, ऐसा हेल्थ एजुकेशन जो रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है, वो प्राइमरी में आता है। हेल्थ एजुकेशन हमारे पूरे शरीर के लिए लागू होता है, जैसे कि आपने बोला गुड एनवायरमेंट, हाइजीन मेंटेन करना, न्यूट्रिशन खाना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग, जिम जाना, ऐसी तमाम चीजें जो मेरे पूरे शरीर के लिए लागू होती है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है साहब। नेक्स्ट मैंने बोल दिया कि इसके बाद में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसी का टाइप मतलब जिस चीज के लिए दे रहे हो बस उसी से बचाव करेगा। जैसे कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बीमारी के बाद या पहले तो ऑफकोर्स बीमारी के पहले दिया जाता है, तो वैक्सीनेशन, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, पीपीई किट है, मास्क है, गाउन है, ग्लव्स है, शू कवर है, फेस शील्ड है, गोगल्स है, कैप है, ये सारी चीजें। इसके अलावा प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रासेप्शन, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, गाड़ी को धीरे चलाना, ये तमाम चीजें किस में आती है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आती है। यानी रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बीमारी को आने से रोकते हैं, वो रिस्क फैक्टर का है, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी। नेक्स्ट अगला आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी डिजीज शुड बी कम, बीमारी आ चुकी है और बीमारी आ गई तो यहां उद्देश्य क्या है कि बीमारी को कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होने से रोकना। बीमारी आ चुकी है, बीमारी को कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होने से रोकना क्या कहलाता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और रोकने के 2 तरीके, जल्द से जल्द पहचान करो, जांच करो, कंफर्म करो और जल्द से जल्द इलाज करो। बोले तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो देश और दुनिया की तमाम जांचें सेकेंडरी में जाती है, देश और दुनिया का तमाम इलाज सेकेंडरी में जाता है, और एकमात्र ऑपरेशन कैटरेक्ट मोतियाबिंद का भी किस में जाता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। इवन देन नेक्स्ट आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी बीमारी अपनी एंड स्टेज में, डिजीज शुड बी एट द एंड स्टेज, बीमारी अपनी आखिरी स्टेज
स्टेज में जा चुकी है उसे अपन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। और जब आखिरी में चली जाती है, ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, डूबी कश्ती का बस एक भगवान सहारा होता है, तो उस स्थिति में अपने को बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या थोड़ा सीमित दायरे में लाने के लिए हम वहां क्या करते हैं, तो सर वहां कोशिश होती है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, मरीज में पाई गई व्याधिताओं को कम करने की कोशिश करो। और डिसेबिलिटी लिमिटेशन के लिए प्यारे दोस्तों सर्जरी, ऑल टाइप ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूड इन द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वासन, यानी मरीज में पाई गई बीमारी की स्टेज से मरीज को प्री डिजीज स्टेज में ले जाने की कोशिश करो, यानी बीमारी वाले दायरे से पहले वाले बीमारी के पहले वाले दायरे में मरीज को ले जाना रिहेबिलिटेशन, जिसमें है भैया जी फिजियोथेरेपी वगैरह आएगी, ऑर्गेनिक जो आपके कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह होती है, ऐसी चीजें, साइकोथेरेपी, ये सारी चीजें किसमें आती है, तो रिहेबिलिटेशन, यानी मरीज को सेल्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर, मरीज को खुद को जांचें सिखा रहे हो, ये भी टर्सरी है। नॉर्मल जांच करवा रहे हो अस्पताल में, वो सेकेंडरी है, लेकिन खुद सीख रहे हो मतलब टर्सरी है। अब पढ़ना शुरू करें, रिहेबिलिटेशन किस में जाएगा, तो प्यारे दोस्तों यहां आप लिखोगे टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलो तो ये गलत हो गया। प्रॉपर ट्रीटमेंट किस में जाएगा, तो आप लिखोगे सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सारा इलाज सेकेंडरी में जाएगा, ये गलत। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब ही क्या होगा प्यारे दोस्तों, सेकेंडरी लेवल। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत है, लेकिन इम्यूनाइजेशन बीमारी होने से पहले, लेकिन रिस्क फैक्टर रिस्क होती है उसी में देते हैं। आज अपन तो कोई ऐसी वैक्सीन नहीं लेते हैं, बच्चों को क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चों में उस बीमारी की जरूर क्या होगी, रिस्क होगी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए देखने को मिलेगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अनुसार। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों आज के दिन की समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के सेशन को किया होगा बहुत अच्छे से एंजॉय। लाइक और शेयर वाला आंकड़ा मुझे थोड़ा अटका अटका सा नजर आता है, तो प्लीज उसके ऊपर जरूर फोकस करें कि जब आपके लिए सिद्धार्थ सर निरंतर आपके लिए क्लास को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या हर एक अपनी परिस्थिति में आपके लिए सेशन को नहीं भूल रहे हैं, जिंदगी में कितना भी प्रायोरिटी वाला काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उस चीज की आपको महत्वाकांक्षाओं को समझना है और अपने आप को मजबूती के साथ लाना है। और ध्यान रखिएगा, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। आपको अपनी जिद पे अड़ा रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को मजबूत मानना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग के अंदर दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जिस दिशा में खुद को दौड़ाओगे उसी दिशा में पहुंच के दिखाओगे। तो अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्शियस, अपने आप के ऊपर ये फील करें कि मैं कर सकता हूं और मैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करके उस चुनौती को स्वीकार करके दिखाऊंगा जिन लोगों ने मुझे कहा था कि तुमसे न हो पाएगा। और एक बेहतरीन कवि की बेहतरीन लाइन है कि अपनी मंजिल को बुला करके जिए तो क्या खाक जिए, कि अपनी मंजिल को बुला करके जिए तो क्या खाक जिए, है दम तो उसे पाकर के दिखा और लिख दे खून से अपनी कामयाबी, और बोल इस किस्मत को कि है औकात तो मिटा के दिखा। अपनी किस्मत को खुद चैलेंज करो, और खाली चैलेंज नहीं, उसके लिए एफर्ट्स इतने लगाओ कि प्यारे दोस्तों दुनिया भी बोलेगी वाह। आज जो गालियों का शोर है वो कल तालियों में कन्वर्ट हो जाएगा अगर तुम मैदान में टिके रहोगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लाइन कोई है तो वो है कि समय गुजर जाएगा, ये समय गुजर जाएगा। जो आज हंसी खुशी में है उनके लिए भी डर की बात है कि यह समय गुजर जाएगा, और जो आज दुख में है उनके लिए भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लाइन है कि समय गुजर जाएगा। तो जो दुख में है वो सुख में जा सकते हैं, और जो सुख में है वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है, और जो सूरज को जगाता है वही इतिहास रच के दिखाता है। जिनको सूरज जगाते हैं वो जिंदगी में कभी भी इतिहास नहीं रचते हैं, इस चीज को याद रखना है। और अपने माता पिता की आंखों की चमक में वो सपने पढ़ने हैं और उन्हें हासिल करने के लिए जीतोड़ करके मेहनत करना है। और तुम तुम्हारे माता पिता के सपने साकार नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम भरी जवानी में मेहनत नहीं कर सकते तो क्या उनसे बुढ़ापे में मेहनत की उम्मीद करते हो। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने बचपन में मेहनत करेगा उसका बचपन संवर जाएगा। तो डेफिनेटली बेहतर से बेहतरीन की जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।